आइए कुंडली देखने के क्रम में हम लोग चर्चा आज करेंगे। कुंडली के द्वादश भावों से हम किस चीज़ का विश्लेषण करते हैं। जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, यहाँ पे लिखा है ना, ये फर्स्ट हाउस, यहाँ है सेकंड हाउस, ये है थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, और ये फिफ्थ पाँचवा घर, छठवां घर, और ये सातवां घर, आठवां, और ये नौवां घर है, ये 10वां, 11वां, जिसे 11th हाउस कहते हैं, 12th हाउस। ये 12 घर हैं और इन 12 घरों में हम किन चीज़ों से किस विषय का विश्लेषण करते हैं, उस विषय में आज पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। और लेकिन साथ ही उससे पहले कि कुछ लोगों के प्रश्न हैं कि कुंडली को लेकर के राहु और केतु के ग्रहों के विषय में, कि जो वहाँ पे हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि 6, 8, 12 जो एक हम लोग चर्चा करते हैं 6, 8, 12 की, तो क्या 6, 8, 12 में जो भी राशि है, और यदि वही स्वामी हों, लग्नेश वही हों, और वो 6, 8, 12 में स्थित हों, तो क्या उनका रत्न पहना जा सकता है उनको मजबूत करने के लिए। क्योंकि वो अगर वो लग्नेश हैं तो तमाम ज्योतिष के जो जानकार हैं वे प्रेडिक्शन करते हैं रत्नों को पहनने के लिए। मान के चलिए कि यदि बुध देव आपके लग्नेश हैं, अगर यह लग्न कुंडली आपकी मिथुन लग्न की कुंडली अथवा कन्या लग्न की कुंडली है, तो आपके स्वामी होंगे जो लग्नेश होंगे बुध होंगे, और बुध जाकर के बैठ गए हों यहाँ पे आपके 6वें घर में अथवा 8वें घर में या 12वें में, 6, 8, 12 में कहीं हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके रत्न धारण करने से वो मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, स्थिति अच्छी होगी। पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। गलती से भी यदि आपके लग्नेश 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो आप गलती से भी उनका किसी भी प्रकार का रत्न ना पहने। रही बात राहु केतु की, तो राहु केतु तो वैसे भी वो अच्छा नहीं माना जाता, वो खराब ग्रहों के मालिक हैं और खराब ही नकारात्मक चीज़ें देते हैं। तो वैसे भी भूल कर भी आप चाहे जैसे भी वो अच्छे हों, कमज़ोर हैं, अच्छी स्थिति में हो या ख़राब स्थिति में हो, गोमेद या लहसुनिया जो कहते हैं राहु और केतु के जो रत्न हैं, कभी भी आप अपनी लाइफ में ना पहने, ना धारण करें। वो आपके लिए ठीक नहीं, वो नुकसान ही करेंगे हर हाल में। तो आइए ज्योतिष के विषय में पूरी जानकारी लेंगे, और मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी, और चर्चा करेंगे आज हम सब ज्योतिष के एक और आगे के विषय में और आगे के पाठ्यक्रम में। ज्योतिष में कुंडली के सभी भावों में किस भाव से किस विषय की जानकारी और विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि कुंडली जब हम लोग चर्चा करते हैं कि कुंडली हमारा पूरा जीवन है, तो क्या जीवन हमारा इन 12 भाव में है? जी हाँ, आपका और हमारा जीवन सिर्फ इन्हीं पूरे 12 भाव में ही पूरी हमारी जीवन संरचना है, और इन्हीं 12 भाव में हम सब कुछ अपने जीवन का व्यतीत करते हैं। और जीवन में ये 12 भाव और 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, इन्हीं पर ये कुंडली पूरी चलती है। और 12 राशियाँ, ये सब चीज़ें जो गणना है ज्योतिष की, इन्हीं पर सब कुछ है, इन्हीं पे हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता है। और आइए चर्चा करेंगे हम लोग सबसे पहले तो ये जो हमारा लग्न जिसको कहते हैं हम लोग प्रथम भाव से हम सब किसी बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसे ये समझिए कि चूँकि ये इसको कहते हैं तनुभाव अर्थात तन मतलब कि आपका स्वयं का शरीर, आप स्वयं। इस लग्न से आप स्वयं के विषय में चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं। खासकर यह लग्न जो है आपका तन स्वयं है, आपकी आत्मा है यह लग्न। और इस लग्न से हम लोग शरीर की आपकी संरचना है, उसकी बनावट, रंग आपका कैसा, आप गोरे हैं अथवा सांवले हैं, या रंग आपका श्याम कलर का है, तो जो भी जिस तरह की यहाँ से लग्नेश जो होंगे उस स्थिति से उनके हिसाब से आपका शरीर ऐसा होगा। आपके शरीर की आकृति, मोटे, लंबे, तगड़े, चौड़े, हल्के फुल्के, किस तरह का आपका शरीर, उस विषय में जान करेंगे। यश, मान, वैभव, आपके विषय में विवेक शक्ति की भी यहीं से बात करते हैं।
खासकर जिज्ञासा व्यक्ति के जीवन में कितनी क्या है, वह व्यक्ति जिज्ञासु है, मस्तिष्क के विषय में भी इसी भाव से जानकारी करते हैं। धैर्य आपके जीवन में कितना है, शरीर में कुछ शारीरिक चिन्ह होते हैं, स्वास्थ्य और खास करके व्यक्तित्व आपका क्या है, उस व्यक्तित्व पर भी इसी भाव से देखते हैं, शारीरिक चिन्ह। और स्वभाव आपका कैसा है, आपकी जीवन में आपको प्रतिष्ठा और आयु, आपकी नींद, दादी पक्ष की भी जानकारी हम सब इसी भाव से ही करते हैं। दादी पक्ष से आपको कैसा क्या फल मिलता है उस विषय में भी हम सब चर्चा करते हैं इसी लग्न भाव से। और लग्न भाव से और भी चर्चा करते हैं, जैसे आपका क्या व्यक्तित्व है, आप अपने जीवन में क्या तेज बल आपको मिलेगा, उस विषय पर भी हम सब इसमें चर्चा करते हैं, यहाँ पे विश्लेषण होता है। और यदि बात कर लें इसी क्रम में धन भाव, जो दूसरा भाव है हमारा, जिसको हम लोग धनेश कहते हैं, ये लग्न है लग्नेश, तो धन है तो धनेश। और ये जो दूसरा घर है ये आपके जीवन, चूँकि आप तन हैं, यदि आपका जीवन है, शरीर है, तो शरीर को चलाने के लिए इस भौतिक समय में धन की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरा घर धन। तो धन का विषय जब विचार करेंगे तो दूसरे घर से करते हैं, यहाँ से धन का तो विचार करते ही हैं। साथ ही आपके दाहिनी आँख का विकार या दाहिनी आँख के विषय में चर्चा करते हैं। एक तरह से इसको इस तरह समझ लीजिए कि कुंडली का जो आधा विषय है, जिसको आप ये समझ लीजिए ये राइट और ये लेफ़्ट। यदि आप अपने जो भी वीडियो को देख रहे हैं उसको अपनी उस स्क्रीन की तरफ आप अपनी पीठ करेंगे तो ये दाहिना आएगा और ये बायां आएगा। तो ये दाहिनी तरफ से दाहिना आपके शरीर का अंगों का चर्चा करते हैं और बाएं भाग से बाएं का। तो यहाँ पे दूसरे भाव से दाहिने नेत्र का, घर का, विवेक आपका क्या है, परिवार के विषय में चर्चा करते हैं, कुटुंब का सुख, कुटुंब का जो सुख है, कुटुंब मतलब आपके परिवार के चाचा चाची, ताया ताई, दादी इत्यादि के विषय में चर्चा करते हैं। दादी का जैसे कि यहाँ पे चर्चा करते हैं, दादी के विषय में, लग्न भी दादी के परिवार से मैंने भी चर्चा किया कि बात होती है। यहाँ भोजन, आपकी यात्रा से लाभ, खास कर ये जो दूसरा घर है आपकी वाणी पर विशेष यहाँ से बात होती है। वाणी और आपकी दृष्टि और थोड़ा सा आप जो स्वाद लेते हैं, यहाँ का विश्लेषण इस दूसरे घर से होता है। वाणी का जो विशेष है कि आप अपने जीवन में कैसा, आपकी भाषा कैसी है, वाणी कैसी है, आपकी वाणी में सरलता है, सहजता है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें दूसरे भाव से देखते हैं। बात कर लें तीसरे घर की, तो तीसरा घर है पराक्रम का घर। और पराक्रम का घर जो तीसरा घर है, तीसरे घर में पराक्रम देखते हैं, आपका जीवन का साहस देखते हैं, हाथ कान को भी देखते हैं, आप अपने जीवन में कितने महत्वाकांक्षी होंगे, इस विषय का भी विश्लेषण दूसरे ही घर, तीसरे घर से ही होता है। यहाँ पे आपको सुख दुख और बंधु बांधव अर्थात भाई बहनों के विषय में भी जो विश्लेषण किया जाता है तीसरे घर से देख करके किया जाता है। जीवन में साहस कितना है, नौकर इत्यादि की भी व्यवस्था यही तीसरे घर से देखी जाती है। यदि आप औषधि ज्ञान रखते हैं तो इसी घर से अचल संपदा, जमीन जायदाद क्या कितनी होगी, यहीं से आपको देखा जाता है। ज़मीन जायदाद का वैसे मकान चौथा भी घर है, चौथे घर, लेकिन यहाँ से भी चीज़ें विचारणी होती हैं। बात कर लें अगर चौथे घर की, तो चौथा घर जो है वो माता का घर है, इसको माता का घर कहते हैं, चतुर्थेश। और चौथा घर जो है, चौथा भाव जो है, यहाँ से खास करके आप अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं उसका दिन है, उसका घर है यह। जैसे ज़मीन जायदाद, मकान, गाड़ी इत्यादि का यह घर यहाँ से माना जाता है। हृदय में आपके साहस जो है, उस साहस के लिए भी और कार्य प्रसाधन में भी नैतिक चरित्र आपका कैसा रहेगा उसके भी विषय में देखते हैं। कीर्ति और प्रवृत्तियाँ भी आपकी क्या होंगी, कितना आप कीर्तिवान होंगे और आपकी प्रवृत्ति क्या है, उस विषय में चर्चा करेंगे। आपकी विद्या का भी विचार यहाँ से होता है। विद्या का विचार हालांकि पांचवें घर से भी होता है, लेकिन यहाँ से भी विद्या के विषय में। माता का सुख आपको कितना मिलता है, माता आपकी सुखी हैं या उन माता के जीवन के भी विषय में यहाँ पर कुछ न कुछ जातक की माँ के विषय में देखा जा सकता है। सुख दुख आपको जीवन में कितना मिलेगा। आप पशुपालन करते हैं, पशुपालन के विषय में, कृषि कर्म से जुड़ी जमीन जायदाद के विषय में, आपके लिए नवनिर्माण मकान या कोई भी नई चीज़ आप अपने जीवन में बना पाएंगे। भौतिक सुखों के विषय में रहन सहन आपका कैसा होगा,
आप अपने जीवन में ऐश्वर्य, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, इस भाव से देखते हैं। संस्कार दीक्षा, आप अपने जीवन में संस्कार कैसे पाएंगे उस विषय में भी यहाँ पे, और पिता का परिवार, पिता का संस्कार कैसा है, यहाँ से देखते हैं। बात अगर करें यहाँ पे पांचवें घर की, तो पांचवा घर जो है वह है विद्या और संतान का। पांचवा घर आपकी विद्या और संतान का घर है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो विद्या तो यहाँ से देखी ही जाती है, उसका विद्या आप कितनी अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करेंगे, कैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके विषय में सब यहाँ देखा जाता है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे आपकी बुद्धि और विवेक का भी विश्लेषण किया जाता है। यदि आप योग इत्यादि में रुचि रखते हैं तो भी यहीं से उसका विश्लेषण किया जाएगा। मांत्रिक अर्थात यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि में यदि आप रुचि रखते हैं तो भी ये पांचवा घर दर्शाता है। सट्टा, लॉटरी इत्यादि में यदि आप वाक्पटु हैं, आप बोलने में तेज हैं, साहित्य में रुचि अगर आपकी है, यदि आपको कोई रोग इत्यादि हो रहा है तो पांचवा घर उसको देखता है। आपकी संतान, पहली संतान आपकी, कभी कभी होता है कि किसी जातक की पहली संतान नष्ट हो जाती है, या पहली संतान पुत्र है कि पुत्री है, वो सारा विश्लेषण इस पांचवें घर से होता है। कभी कभी किसी महिला का गर्भ धारण के विषय में, जब अगर किसी महिला जातक की कुंडली होती है तो उसके गर्भ के विषय में अगर कोई समस्या आ रही है या अच्छा है तो यहाँ गर्भधारण के विषय में और उसके पेट के विषय में, उदर के विषय में यहाँ विश्लेषण किया जाता है। बात कर लें छठवें घर की, तो जो छठवां घर है बड़ा खतरनाक घर है। मैं चूँकि 6, 8, 12 का सूत्र में बार बार चर्चा करता ही रहता हूँ कुंडली विवेचन के बीच में। तो जो छठवां घर है रोग, ऋण, शत्रु का घर है। कर्ज का मतलब, कर्ज मतलब कोई आम कर्ज की बात नहीं, जैसे मान के चलिए कि आप लोन इत्यादि बैंक से ले रहे हैं तो वो भी यहाँ से मिलता है। व्यसन का घर है, यहाँ से आप कोई व्यसनी बनाता है अगर यहाँ पे कुंडली की जो स्थिति बनती है। व्यसन, चोट चपेट इत्यादि का घाव, रोग। मामा पक्ष से के विषय में भी यहीं से देखा जाता है, और उनसे संबंध आपके कैसे होंगे वो भी बताते हैं। आपके जो हानि होती है छठवां घर से ही उसका विश्लेषण होता है। यदि आपका कोई सामान खो रहा है या चोरी आपके यहाँ हो रही, चोरी का जो भय है वो भी इसी छठवें घर से उसका विश्लेषण करते हैं। विवाद अगर आपका किसी से, यदि आप शंका वाले व्यक्ति हैं या दुर्घटना आपके जीवन में हो रही, आपके पेट की पाचन क्रिया, धोखा जो आपको जीवन में मिल रहा है, पैर और कमर का भी अगर विश्लेषण करें तो यहीं से देखा जाता है। और जो व्यक्ति जातक क्रूर कर्म करता है अपने जीवन में तो छठवां घर ही से ही उसका विश्लेषण करते हैं। बात कर लें अगर सतवें घर की, सप्तमेश की, तो सप्तमेश कुंडली का बहुत ही अहम घर होता है। हालांकि सभी अहम घर है, लेकिन सतवां जो है चूँकि केंद्र है, केंद्र में जो सतवां घर है सबसे पहले इसको जाया घर कहते हैं। जाया या व्यापार, जाया अर्थात ये स्त्री पत्नी का घर है। यदि किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, और स्त्री की कुंडली है तो पति के लिए यह घर होता है। यहाँ पर जातक के पति या पत्नी का रंग रूप देखा जाता है, उसके गुण, स्वभाव, विवाह कब होगा, लाभ हानि जीवन में। और चूंकि मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ व्यापार की क्रिया लाभ में क्या है, व्यापार का जो क्रिया लाभ है उसके विषय में भी यह घर दर्शाता है। आपकी साझेदारी में काम करने की प्रवृत्ति को भी दिखाता है। भतीजा पक्ष कैसा होगा उसके विषय में भी यह घर चर्चा करता है। यदि कोई आपका धन खो गया हुआ है तो उसका लाभ मिलना है या नहीं मिलना उसके विषय में भी यह घर चर्चा करता है। जीवन साथी, वह चाहे पुरुष की है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष की, उस जीवन साथी की आयु के विषय में, उसकी उम्र वो कितना जिएगा। यहाँ पे लिंग और योनि की विषय में भी यही इसी भाव से देखा जाता है। प्रेम संबंधों को भी, दाम्पत्य जीवन कैसा बीतेगा, न्यायालय, स्वास्थ्य, और विशेष एक चीज़ और कि ये मूत्राशय, आपके मूत्र मार्ग की भी अगर कोई समस्या आती है जननेंद्रियों में तो भी इसी घर से देखा जाता है। कोई मुकदमा या युद्ध इत्यादि अगर कोई समस्या आती है तो इसी घर से उसका विश्लेषण करते हैं। अब बात यदि कर लें आठवें घर की, तो आठवां घर जो होता है ये भी बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता। यहाँ से आयु के विषय में चर्चा करते हैं, आयु का विश्लेषण करते हैं। और यहाँ से विशेष एक चीज़ होता है कि जीवन में व्यक्ति जल यात्रा, धन लाभ करता है और आकस्मिक लाभ करता है। यह घर एक विशेष और है कि यहाँ से व्यक्ति अपने जीवन में खोजी प्रवृत्ति का होता है। अगर कोई व्यक्ति साइंटिस्ट इत्यादि बनता है तो यही घर उसे बनाता है। यहाँ की जो ग्रहों की जो स्थिति होती है वह घर उसको साइंटिस्ट या खोजी प्रवृत्ति का बनाता है।
द्रव्य या भूगत जो धरती के अंदर जो खनिज पदार्थों की खोज इत्यादि की जो बात होती है ये घर कराता है। स्त्री से लाभ की बात ये घर करता है, और इस घर से भूत प्रेत इत्यादि के विषय में जानकारी करते हैं। गुप्त रोग यदि आपको हुआ है तो इसी घर से विश्लेषण किया जाता है। लॉटरी सट्टे की भी बात इस घर से की जाती है। सर्प दंश, यदि आपको सर्प काटता है, आपकी मृत्यु, चूंकि मृत्यु का घर है तो आपकी मृत्यु कैसे होगी, या यदि सर्प दंश से होनी है तो ये घर आपका उसका विश्लेषण करता है। बात करने इसी क्रम में नवम भाव की। नवम भाव बहुत ही अच्छा घर माना जाता है, चूंकि त्रिकोण से संबंध रखता है। तो यह घर, पहली बात तो नवम भाव जो है भाग्य का और पिता का घर माना जाता है, पिता का कारक है। आपके पिता का स्वभाव कैसा, पिता से आपके संबंध क्या है, और एक आदर्श पिता अगर अच्छा घर है तो अच्छे ग्रहों की स्थिति है तो आदर्श पिता का यह जो है प्रतिनिधित्व करता है। यह घर आदर्श पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और आपको एक भाग्य का प्रतिनिधित्व यह घर करता है। जल यात्रा के भी विषय में इसी घर से, और व्यक्ति को धार्मिक है कि नहीं है, पाप पुण्य का विवेक जो है। यंत्र मंत्र के विषय में, यंत्र मंत्र की जो साधना जो लोग करते हैं इस विषय में देखते हैं। पिता का घर है दान और उदारता और तीर्थाटन, इस विषय पे विशेष करके इस घर पे विश्लेषण किया जाता है। शासन और ज्योतिष में व्यक्ति यदि रुचिकर है तो इसी घर से ही उसका भी विश्लेषण होता है। नेतृत्व करने की क्षमता और आदर्श पिता, भाग्य का विकास अगर किसी के जातक में होना है तो इसी घर से उसका विश्लेषण देख करके किया जाता है। यदि चर्चा कर लें इसी क्रम में दसम भाव की, आइए देख लेते हैं। तो दसम भाव जो है वह पिता का काम, और खासकर इसको कहते हैं कर्म का घर। आप अपने जीवन में क्या कर्म करेंगे, क्या कार्य करेंगे जिससे कि आपको भविष्य में लाभ होगा। चूँकि भाग्य से ही कर्म है तो कर्म, भाग्य अगर आपका अच्छा तो कर्म भी अच्छा होगा। और आप अपने जीवन में किस चीज़ से जीविकोपार्जन का जो आपका साधन होगा बनेगा। यहाँ से देखते हैं स्वभाव और आयु के भी विषय में भी देखते हैं। आपकी वृत्ति की पात्रता क्या है, आपका गुण क्या है। राजयोग अगर आपको बनना है तो इसी घर से देखते हैं। सत्ता का अधिकार, नौकरी, व्यापार, पिता का सुख, कर्म सिद्धि, मान हानि, अनुशासन, पद लाभ, रोजगार, प्रसिद्धि, लक्ष्य की प्राप्ति, कर्मठता और स्वप्न आदि का जो विचार आता है जीवन में वो इसी घर से ही किया जाता है। यदि व्यक्ति कभी जीवन में किसी सत्ता का अधिकार पाता है, वह नेता इत्यादि बनता है, विधायक, एमएलए या फिर सांसद या जो भी कुछ वो बनता है तो इसी घर से उसका विश्लेषण करते हैं। यदि उसको कहीं से कोई पद लाभ होता है तो इसी घर से, कहीं हानि होती है तो इसी घर से उसका विश्लेषण करते हैं। वह जातक अपने जीवन में प्रसिद्धि पाएगा कि नहीं पाएगा, इसी घर से उसका विश्लेषण करते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा कितनी रखता है, इसी घर से देखा जाता है, इसी घर से उसका विचार करते हैं। अब बात आइए कर लेते हैं 11वें घर की। चूँकि 11वां घर है जो वह है लाभेश। 11वां घर, ये आपको चूँकि अब आपने भाग्य आपका अच्छा है, आपका ईश्वर आपके साथ है, आपने कर्म अच्छा किया और कर्म अच्छा होने के बाद आपकी लाभ क्या होगा, यहाँ पे ये 11वां घर दिखाता है। तो लाभ जो होता है यहाँ से धन आगमन, जो धन आपके पास आता है, जो टिकता है धन, वो लाभ यहाँ से देखा जाता है। मित्र का सुख आपका वो इसी घर से देखा जाता है। भाई बंधुओं के विषय में यहीं से चर्चा होगी। ऊंचाई आपकी कितनी पहुँचेगी, कितने आपकी कद काठी है, लंबाई, और खासकर ऊंचाई जीवन में धन कितना आएगा उसके विषय में कितनी ऊंचाई आपकी, समाज में क्या श्रेष्ठता है, इसी घर से देखा जाएगा। वाहन का लाभ, सुख, प्रॉपर्टी इत्यादि के विषय में जो प्रॉपर्टी का योग बनता है, इसी घर से प्रॉपर्टी के योग का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही यदि बात कर लें तो यहीं पे मशीनरी का अगर कोई कार्य करते हैं आप तो इसी घर से देखा जाएगा। कर्मकांड में या अन्य कर्मकांड की उपासना में आपकी रुचि है तो इसी घर से देखा जाएगा। आपके जीवन में ऐश्वर्य और आकस्मिक जो लाभ मिलता है इसी घर से उसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो ये कुंडली का 11वां भाव बहुत ही जीवन में विशेष भाव, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी भाव अपने आप में एक विशेष स्थिति है उनकी और विशेष उनका प्रभाव है, क्योंकि बिना सभी के जीवन नहीं है। लेकिन जो 11वां घर है वो बहुत ही अच्छा घर माना जाता है। जातक के यदि वहाँ पे स्थिति
उसकी कुंडली में 11वें घर की कुंडली का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा है। तो जातक जीवन में बहुत कुछ अपने बहुत कुछ प्राप्त करता है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें वो समाज में प्रतिष्ठित होकर के बहुत सारी चीज़ें में मान सम्मान धन इत्यादि लाभ वह कमाता है। अब बात कर लेते हैं ये 11वें घर की व्यय भाव की। तो व्यय भाव में जो व्यय भाव है, अब जैसे कि चूँकि 10वें घर से उसने कर्म किया कमाया, 11वें घर में बचत की, तो उसके बाद क्या होगा, जो वो बचत कहीं ना कहीं तो खर्च तो होगी। तो खर्च का घर है जो 12वां घर है, वह खर्च का घर है, व्यय का घर, इसको व्ययेश बोलते हैं। और व्ययेश से देखा जाता है कि आप अपने जीवन में क्या खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, वो पैसा आपका जाएगा कहाँ, कहाँ खर्च होगा, ये सारी चीज़ 12वें घर से देखी जाती हैं। 12वां घर आपके बाएं आँख का भी, मैंने बताया था कि अंग का बायां भाग है, तो बाएं नेत्र की दूर की यात्रा कराता है 12 घर। यहीं से विचार किया जाता है, अगर आप दूर कहीं रह रहे हैं तो आपके लिए 12वें घर से ही उसका विचार किया जाता है। और अब यदि बात कर लें हम लोग, तो 12वें घर से ही सबसे पहली बात तो 12वां घर जो है, यदि आप व्यय का जो कारक है, तो व्यय आप करेंगे तो, लेकिन घर में या कहीं बाहर कोई भी किसी को ये समझ लीजिए हॉस्पिटल से संबंधित कोई अगर समस्या आती है, उसका जो खर्च है वो आपके ही द्वारा होगा। भले ही कोई अन्य कोई बीमार हो या अन्य कोई किसी को कोई समस्या है, लेकिन खर्च वह आपकी ही जेब से होना है। ऐसा यह विश्लेषण या विवेचन 12वें घर से होता है। आपके जीवन में अच्छा या बुरा क्या होना है, इसी घर से विवेचन किया जाता है। कलह, रोग, विदेश भ्रमण, विशेष करके यदि कोई लोग विदेश जा कर के रहना चाह रहे हैं, यहाँ वहाँ पे अपना काम करना चाहें, तो ये 12वां घर वहाँ से ये इसको विश्लेषण करता है। अपव्यय, अनायास आपका जो खर्च हो रहा है, यहाँ से देखा। दंड, कारावास के विषय में। अपयश अगर आपको मिल रहा है तो 12वें घर से ही उसका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही अगर व्यसन और ऋण इत्यादि को भी यहीं से देखते हैं। अगर आपके धन हानि हो रही, द्रव्य हानि हो रही, तो इसी 12वें घर से ही उसका विश्लेषण किया जाता है। अब प्रथम भाव सुख सुविधा, माता, परिवार, प्रवास, दादी का घर, प्रारब्ध, प्रतिष्ठा, आयु, निद्रा, व्यक्तित्व, शरीर, शारीरिक चिन्ह, स्वभाव, ये सब चीज़ें देखते हैं आप। धन दूसरा घर देखता है, घर, विवेक, हानि, दाहिना नेत्र, धन के विषय में बताता है। पराक्रम तीसरा घर है, आप अपने जीवन में कितना साहस और पराक्रम आपके साथ आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। माता से सुख, माता का घर, जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं का घर का विश्लेषण किया जाता है चौथे घर से। 5वें घर से आपकी विद्या और संतान, और आप अपने जीवन में किस तरह से अपनी वाणी को और अपने संतति योग को इस घर से विश्लेषण करते हैं। रोग, शत्रु, ऋण 6वां घर है, इसको ध्यान रखें। और 6वें घर से मामा का पक्ष, आपके जीवन में कोई हानि हो रही है तो शंका, पैरों में या कमर में कोई समस्या, तो 6ठे घर से देखा जाता है। किसी अगर जातक की कुंडली पुरुष की है तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष का यह घर माना जाता है 7वां घर। और यह है व्यापार का घर, यदि आप व्यापार करते हैं इसी घर से आपको देखा आपके जीवन में क्या स्वास्थ्य है, पत्नी को क्या समस्या है या पति को क्या समस्या है, यहीं से देखा जाएगा। पति की आयु अथवा पत्नी की आयु कितनी होगी, इसी घर से देखा जाता है। 8वें घर की यदि बात करें तो 8वां घर आयु, मृत्यु का घर है। आपकी जीवन में मृत्यु कब होगी, किस कारण से होगी, कैसे होगी, कब होगी, और कारण क्या होगा मृत्यु का, सब इसी घर से बताया जाता है। एक विशेष बात यह कि यदि जातक खोजी प्रवृत्ति का होता है और साइंटिस्ट बनता है तो यही घर से ही उसका भी विश्लेषण किया जाता है। 9वां भाव, चूँकि यह 9वां भाव पिता का और भाग्य का स्थान है, आपके जीवन में क्या भाग्य है, आपका पिता से संबंध और आपके पिता का स्वभाव आपके प्रति आपके से संबंध कैसे हैं, इस विषय में 9वां भाव से विश्लेषण किया जाता है। यदि बात कर लें 10वां भाव की, 10वां भाव जो है वह कर्म का घर है। आप अपने जीवन में किस कर्म के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करेंगे, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। आप अपने जीवन में किस विधा में नौकरी करेंगे, काम करेंगे, वो सारी चीज़ें इसी 10वां भाव से ही विश्लेषण की जाती हैं। बात कर लें 11वां भाव, चूँकि यह लाभेश है, तो लाभेश आपको क्या हो रहा है, आपको जो लाभ होना है कि नहीं होना है,
पैसा खर्च होगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप खासकर एक विषय यह और है कि यह कर्मकांड उपासना में रुचि देता है, यह 11वां घर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। और बात करें यदि 12वें भाव की, तो 12वां घर जो है व्यय भाव है, यह खर्च का घर है। आपसे अनायास खर्च करवाता है, खासकर चोट चपेट, हॉस्पिटल में जो खर्च होते हैं उससे संबंधित खर्च कराता है। और खर्च तो कराता है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी खर्च करवाता है, जहाँ को आपका कोई औचित्य नहीं होता खर्च करने का, फिर भी व्यय भाव जो आप कहीं खर्च करते हैं किसी अन्य के लिए, तो 12वें घर से ही उसका विश्लेषण किया जाता है। तो मेरे अपने विचार से कि आपको लगभग चीज़ें मैंने बहुत ही क्लियरली स्पष्ट की हैं। मैंने दूसरी चीज़, राहु और केतु के गोमेद और लहसुनिया को भी पहनने से सख्त मना मैं करता हूँ, बिल्कुल ना पहने। और यदि आपने पहने तो तत्क्षण उतार दीजिए। और चाहे बल्कि आप उसे एक गौर कीजिए कि क्या आपने कब जब भी से या लहसुनिया अथवा गोमेद धारण किया है, तो आपका जो खासकर वैवाहिक संबंध है या धन का जो संबंध है, वो निश्चित ही अनर्गल खर्च हो रहा है। और यदि आप खर्च करें तो उसका सदुपयोग, जो चीज़ें आप खर्च करके ले आ रहे हैं घर में, संग्रहण कर रहे हैं, उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। तो लहसुनिया गोमेद न पहने। यदि 6, 8, 12 में कोई भी आपका, भले ही वह लग्नेश है क्यों न बैठे हों, उनका रत्न बिल्कुल न धारण करें, बिल्कुल मैं सख्ती से मना करता हूँ। और ये एक तरह से ये बहुत ही आज का स्पेशल एपिसोड है, या ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं, चाहे वह लग्न कुंडली कुछ भी देखते हैं, तो जो भाव हैं, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कि भाव हमेशा स्थिर, तो राशियाँ बदलती है, तो भाव जिस भाव को देख रहे हैं ना, या जो लिखा हुआ है, ये हमेशा इन्हीं भाव से उसका विश्लेषण होगा। वो चाहे कोई भी राशि इस घर में हो, चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, तो विश्लेषण लेकिन इन्हीं चीज़, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे बुध देव बैठे हैं, तो अब बुध देव बन गए लग्नेश, और बुध देव के हिसाब से ही देह, लाभ, शरीर, वर्ण, आकृति, यश, मान का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कुंडली में। यदि मातृ भाव है, यहाँ पे गुरु बैठ गए, तो गुरु के हिसाब से मातृ भाव का विश्लेषण होगा। लेकिन होगा इन्हीं विषयों की, कि गुरु अच्छे हैं तो विद्या अच्छी होगी, गुरु खराब है तो विद्या कमज़ोर होगी, माता से संबंध अगर गुरु अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। इस तरह से जो विश्लेषण होगा इन्हीं भाव से होगा। भाव हमेशा कांस्टेंट होते हैं, राशियाँ चेंज होती रहती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करें। लेकिन मुझे आशा है कि, और मुझे 100% गारंटी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। और यदि आप कोई विश्लेषण चाहते हैं अपनी कुंडली का, तो ज़रूर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। यहाँ कमेंट तो जो आप लिखते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, और आपको निश्चित तौर पे उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा, जवाब मिलेगा। और आपकी संतुष्टि ही हमारा एकमात्र जो लक्ष्य है, आप संतुष्ट रहें, आप सफल हों जीवन में। और जो भी हम लोग यहाँ से चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके दे रहे हैं, अगर यदि आप उसके अनुसार चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको आपकी कुंडली को लेकर के कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूँगा, और चलते चलते आप सबसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में आप श्री राधे ज़रूर लिखें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से हमेशा आपको ज्ञानवर्धक और रोचक विषय के वीडियो आपको हमेशा उपलब्ध होते रहें, तो आप बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नए वीडियो के साथ, नई दिशा और नए सृजन के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे, और सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबका जो सपोर्ट मिल रहा है वो मुझे बहुत ही एक उत्साह देता है वीडियो को और भी ढंग से बनाने का, और प्रयास मैं करता हूँ कि और भी अच्छे से बनाऊँ। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए सृजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।